हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का तीसरा चैप्टर है ये आपका। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने सेट थ्योरी कराया और दूसरे चैप्टर मैंने आपका रिलेशन फंक्शन कराया। इसमें पूरा का पूरा हो चुका है, दोनों चैप्टर आपके, है ना। चलिए थर्ड चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, वैसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल में होता क्या है, एंगल वगैरह के बारे में डिस्कशन हो गया होगा। सिंपल आइडेंटिटी वगैरह भी टेंथ में डिस्कशन डिस्कशन हो जाता है। वैल्यू का भी डिस्कशन हो जाता है, कॉर्डेंट मतलब चतुर्थांश का भी टेंथ में डिस्कशन हो जाता है। इतना सब कुछ आपका टेंथ में वैसे हो जाता है, लेकिन खैर 11th में बिल्कुल बेसिक से दिया गया है तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। जिन्होंने अगर टेंथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनको भी आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके एंगल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है आपका एंगल। तो देखो एंगल का मेजरमेंट समझो क्या है कि मान लो ये आपका क्या है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। ऐसे देख लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसका ऑरिजिन है मतलब मूल बिंदु है। ठीक है, अगर मैं एक्सिस से ऊपर की ओर एंगल को मापता हूँ, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल को मापते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम एंगल को मापते हैं तो एंगल आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर एंगल को हम कि एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं वो निगेटिव में करें, मतलब एक्स एक्सिस नीचे नीचे की ओर, या इसको ऐसा बोल दो क्लॉकवाइज, या ऐसा बोल दो क्लॉकवाइज। अगर हम एंगल को मापते हैं तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। बड़ा अजीब लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंगल देखते हैं तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज हम लोग एंगल देखते हैं तो नेगेटिव होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम घड़ी, जैसे आप जानते हो कि वॉच ऐसा चलता है, लेकिन अगर वॉच के विपरीत डायरेक्शन में एंगल को देखते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव होता है। और वॉच के मतलब वॉच के डायरेक्शन में अगर एंगल को देखते हैं तो वो निगेटिव होता है। तो इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिव एंगल कैसा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापे जाए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापे जाए तो उनको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज नापे जाए तो उनको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। मान लो सपोज करो जे हमने एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर हम 45 डिग्री गए। ठीक है, ऊपर की ओर हम कितना एंगल गए, थीटा एंगल गए। ऊपर की ओर हम कितना एंगल गए, थीटा एंगल। तो इस एंगल को बोलेंगे हम थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। वही थीटा का हम नीचे की ओर जाएंगे तो इसको बोला जाएगा माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एंगल का मेजरमेंट देखा है, एंगल को देखा, वो कहाँ की ओर देखा, घड़ी की दिशा में, जिस ओर घड़ी चलती है उसी ओर मैंने इस एंगल को देखा। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। और ये वाला जो एंगल का मैंने एरो लगाया है इसको मैंने कहाँ की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का मतलब है कि घड़ी की अगर विपरीत दिशा में हम एंगल को नापेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर हम घड़ी की दिशा में एंगल को नापेंगे तो हम निगेटिव बोलेंगे। ऐसा बोल अच्छा, इसका मेजरमेंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल एक्स एक्सेस से। ऊपर की ओर आपका पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस से मैंने अगर ऊपर की ओर एंगल को लिया तो पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर हमने एंगल को लिया तो वो कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। समझ रहे हो ना। तो मतलब ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो बेसिकली हमें इन दोनों एंगल के साथ खेलना है। एंगल आपको या तो पॉजिटिव मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, इसी लाइन पे अगर मैं एंगल की बात करूं, इसी लाइन पे अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पे एंगल होता है जीरो, क्योंकि इसका खुद के साथ कोई झुकाव नहीं होता है। और जो भी हम झुकाव देखेंगे वो इस एक्सिस के साथ देखेंगे, इस अक्ष के साथ देखेंगे। अब मैं इस अक्ष का इसी अक्ष के साथ अगर झुकाव देखूंगा तो कोई झुकाव नहीं बनेगा, और जब कोई झुकाव नहीं बनेगा तो वहां पे एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल ऊपर की ओर लिया तो वो पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर लिया निगेटिव होता है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में पॉजिटिव,
क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, समझे ना। चलिए अब इसके बाद करते हैं एंगल का मतलब जो यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल के यूनिट के बारे में, मतलब मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। जो कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, रेडियन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे मात्रक के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि वन राइट एंगल, राइट एंगल, तो वन राइट एंगल मतलब एक समकोण, एक समकोण, तो एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जो किसका सिंबल है, डिग्री का, आपको पता होगा। एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एक डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1/90, मतलब 90 अपॉन में आ गया राइट एंगल, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1/90 राइट, 90 राइट एंगल, 1/90 समकोण, 1/90 समकोण, मतलब कह सकते हैं कि समकोण का 1/90वां भाग है एक डिग्री में। कितने डिग्री में, एक डिग्री में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया डिग्री और समकोण में रिलेशन। एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर कहीं एक समकोण आपको लिखा हुआ दिखता है तो आपको बोलना है कि वहां पे 90 डिग्री की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, तो अगर कहीं आपको टू राइट एंगल लिखे हुए दिखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। बात समझ रहे हो। अगर कभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है 3/2 राइट एंगल, तो यहाँ पे कितने डिग्री की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है 3/2 इंटू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे 45 बनेगा, 45 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हो गया सम, मतलब राइट एंगल से डिग्री में चेंज करने का पूरा प्रोसेस, कि अगर कभी भी राइट एंगल बोला गया तो उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक राइट एंगल मतलब एक समकोण में 90 डिग्री बनते हैं। एक समकोण में कितने डिग्री बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। अब आता है कि डिग्री को हम लोग काय में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो यहाँ पे समझो कभी भी अगर आपको एक डिग्री लिखा हुआ दिखता है तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जी आपका जो सिंबल है वो डिग्री का है और जी आपका सिंबल मिनट का है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो 1/60 डिग्री होंगे। एक मिनट में 1/60 डिग्री होंगे, ठीक है। जब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो एक मिनट में 1/60 डिग्री होगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 3 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, 3 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 × 60 मिनट, मैं बोल सकता हूँ 180 मिनट। सॉरी, मिनट का सिंबल एक ही डैश लगाते हैं, मिनट में हम लोग एक ही डैश लगाते हैं। इसके बाद आता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इन सब का यूज होगा भी आगे चल के। अगर सपोज करो कि मुझे मिनट को, अगर मुझे मिनट को और भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट में जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। जिस अगर दो डैश लगे हैं तो इसका मतलब है वहां पे सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं कि एक सेकेंड में, तो मैं बोल सकता हूँ 1/60 मिनट होंगे, ठीक है। भाई सीधी बात है, एक मिनट में 60 सेकेंड है तो एक सेकेंड में 1/60 मिनट होंगे। तो ये क्या हो गया, समकोण से मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया। इस प्रकार से अगर बना है, मतलब ऊपर एक जीरो टाइप का बना है, बिंदी टाइप की बनी है, तो वो डिग्री के लिए है। एक डैश बना है तो वो मिनट के लिए है, और दो डैश अगर आपके बने हैं तो वो सेकंड के लिए है। वो किसके लिए है आपका, सेकंड के लिए है। चलिए अब देखो आगे। जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को कितने कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। मान लो कोई भी एंगल किसमें है,
आपका डिग्री में है। किसमें है? डिग्री में। और डिग्री से हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी लिखा है एक्स डिग्री, क्या लिखा है? एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जिस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीपल कर दो, वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 30 से 180 कैंसिल किया, 6 टाइम हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। पाई अपॉन 6 रेडियन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 135 इंटू पाई अपॉन 180, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 45 से यहाँ डिवाइड करूंगा, 3 होगा, 45 से यहाँ करूंगा 4 होगा, तो 3 पाई बाई 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका रेडियन हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना याद रखना। डिग्री से क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं 180 डिग्री को ही हमें कन्वर्ट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूंगा 180 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ पे पाई रेडियन। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन होते हैं। तो ये हो गया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो ये हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, ये राइट एंगल से मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, ये डिग्री से मिनट में कन्वर्ट किया, ये मिनट से हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, ऐसी चीजें भी आपको मिलेंगी आगे चल के। ठीक है, एक यहाँ पे रिलेशन में और बताना चाह रहा हूँ, एक जगह नहीं दिख रही है मुझे, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ रख कर देता हूँ। एक आपका रिलेशन है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अ, मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डी यहाँ पे डिग्री है और सी यहाँ पे रेडियन है। डी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री को। और सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेडियन को। मैं कह सकता हूँ कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है? डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है? तो आपको बता दें, डी अपॉन 180, डिग्री में 180 का डिवाइड करो और रेडियन में पाई का डिवाइड करो, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। डिग्री में 180 का डिवाइड करो और रेडियन में पाई का डिवाइड करो, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी? जैसे मान लो ये आपका डिग्री और ये रेडियन, अब आपको कैसा, ये दोनों बराबर हैं? इस फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, क्योंकि डिग्री कितना है? 180, और इसमें अगर 180 का ही डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। रेडियन कितना है? पाई, और तुम उसमें पाई का ही डिवाइड करोगे तो वहां भी 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका 1 बन जाएगा। तो वही ये रिलेशन है किसमें? डिग्री में और रेडियन में। तो डिग्री में 180 का डिवाइड करो, रेडियन में पाई का डिवाइड करो, दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये एक रिलेशन है। कभी बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री में 180 का डिवाइड किया जाए और सी मतलब रेडियन, रेडियन में अगर पाई का डिवाइड करते हैं तो दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होगी। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो, पॉइंट थोड़ा सा कभी कभार इसका बहुत अच्छे से यूज मिल जाता है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या। वैसे यहाँ पे कहा जहां भी पाई मिलेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभार ऐसा कहीं नीड हो जाती है, हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है
कि पाई कैसा नंबर है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है। मतलब ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। तो इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो इस पूरे का पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेक्टर, मतलब इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से एक सेक्टर है, सर्कुलर। ठीक है, इस सर्कुलर जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इस पूरे सर्कुलर में मैंने थीटा एंगल का, यहाँ पे थीटा एंगल लिया और थीटा एंगल का एक मैंने पूरा सेक्टर लिया, ये पूरा पार्ट लिया। ठीक है, ठीक है, एंगल थीटा है इस छोटे से पार्ट का। इस सर्किल में एक छोटा सा पार्ट लिया, जो मैंने छोटा सा पार्ट लिया उसका जो चाप पे एंगल बना वो थीटा बना, और जो चाप की लंबाई है वो एल है। चाप मतलब आर्क, आर्क आर्क बोल दो या चाप बोल दो। ठीक है, आर्क जिसकी लंबाई क्या है, एल है। सर्किल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो छोटे से पार्ट ने उसके चाप के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल थीटा है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है थीटा बराबर, थीटा बराबर एल अपॉन आर। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। यहाँ पे जो थीटा निकल के आता है वो किस में आता है, निकल के रेडियन में आता है। सपोज करो अगर अब कभी आपके पास एल की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो मैं इस वाले एंगल को फाइंड कर सकता हूँ। मान लो कोई सर्कुलर, मतलब एक सर्किल है, पांच त्रिज्या का, पांच त्रिज्या का सर्किल है, और मैं बोलूँ उसके 2 सेंटीमीटर चाप पे उसके केंद्र पर कितना कोण बनता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने चाप लिया इसी सर्किल में से, उसने अपने सेंटर पे कितना कोण बनाया, तो उसने अपने सेंटर पे कोण बनाया एल अपॉन आर। जो एल की वैल्यू होगी वो एल की जगह रखेंगे, जो आर की वैल्यू होगी उसको आर की जगह रखेंगे, और जो एंगल निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा। ठीक है, किस में निकल के आएगा, आपका रेडियन में निकल के आएगा। ठीक है, कभी कभार वैसे नॉलेज के लिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जैसे कि जे तो क्या है, चाप। कभी कभार अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अगर मैं ए बी को मिलाऊं, यहाँ पे थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, ए बी को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये जीवा हो जाएगी। सर्किल का क्या हो जाएगा, जीवा। इतना तो पता हुआ, सर्किल के किसी दो सिरों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, जीवा बनता है। और वही जीवा अगर केंद्र से गुजर जाता है तो व्यास बन जाता है। तो ये एक आपकी जीवा है, कोड है। अब इस कोड की लंबाई, मतलब जीवा की लंबाई पता करनी है। तो वैसे मैं लिखवा सकता हूँ ए बी की लंबाई, सीधा समझ जाओगे ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो कोड की लंबाई जो है वो होता है 2r साइन थीटा बाई टू। थीटा मतलब ये कोण उसका आधा, और 2r साइन थीटा बाई टू। वैसे आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया है। हाँ, कभी कभार इसके एरिया की अगर बात आ जाती है, तो इसका जो एरिया होता है इसका, इस पूरे सेक्टर का एरिया, अगर मैं बात करूं कि सेक्टर मतलब जो भी खंड है, खंड क्या है, ओ ए बी ओ, मतलब ओ ए बी ओ, मतलब इस पूरे पार्ट का, मतलब इंक्लूडेड टू दिस, मतलब पूरा पार्ट लिया मैंने। इस पूरे पार्ट का अगर कभी एरिया पूछ लिया जाए तो इसका एरिया होता है 1/2, 1/2 पाई थीटा आर स्क्वायर, थीटा आर स्क्वायर, थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी लंबाई है, इस सेक्टर की लंबाई है, इस सेक्टर की लंबाई है। अब देखो यहीं से सर्किल बन जाए, सर्किल का एरिया बना सकते हैं कैसे, जब मैंने थीटा एंगल के लिए एरिया निकाला तो 1/2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अगर यही एरिया मैं पूरे पार्ट के लिए निकालूं,
पूरे पार्ट के लिए मैं एरिया निकालूं तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका पाई आ जाएगा। कुछ गलती हो रही है यार। पाई आर स्क्वायर और तो आ ही रहेगा। और हाँ, जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो 360 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा 360, मतलब सीधी बात है। जैसे मान लो ये है, आपने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया, वापस यहीं पर आ जाते हो, तो जो एंगल बनता है वो 360 अंश का बनता है। और 360 अंश को अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखोगे, 360 गुणा पाई बटे 180। ठीक है, तो 180 से 360 कटा दो बार तो यहाँ पे कितना बन के आएगा, 2 पाई। 2 पाई बन के आएगा। तो इसी से हम सर्किल का एरिया भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक छोटे से भाग का एरिया बनाया तो बना 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो मुझे सर्किल का एरिया बनाना है, अगर मुझे सर्किल का एरिया बनाना है तो थीटा की जगह पे आ जाएगा आपका 2 पाई, क्योंकि पूरा कंप्लीट करेगा। जब पूरा कंप्लीट करेगा तो थीटा के स्थान पे 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो कि आपको पता है कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो इससे हम सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया। तो वैसे मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस के हिसाब से पाई एल अपॉन आर, मतलब आपके इन तीनों में रिलेशन तो क्वेश्चन में बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की आपको नीड पड़ने वाली, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर चाहो तो इसमें एक फॉर्मूला मैं और भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अंदर ज्यादा घुस रहा हूँ, वैसे इतना अंदर मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब मन में आ रहा है तो मैं एक फॉर्मूला आपके साथ और डिस्कस करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका ट्रायंगल वाला पार्ट है। अगर बात की जाए कि इस ट्रायंगल वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो अभी आपको आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा कि मान लो कोई त्रिभुज है। मान लो, थोड़ा समझ लो इसको, मतलब ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आगे कहीं मिल सकता है। तुम्हारे बोर्ड में तो नहीं है लेकिन कहीं यूज कर सकते हैं हम लोग इसका। मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा का नाम ए रखा, बी के सामने वाली भुजा का नाम बी रखा और सी के सामने वाली भुजा का नाम सी रखा। और ये कोण मैंने मान लिया थीटा है। अगर कभी ऐसा मान लो कि त्रिभुज का कोई एक कोण आपको पता है, मान लो ये आपको गिवन है, ये भुजा भी आपको गिवन है और ये वाली भुजा भी आपको गिवन है। कहने का मतलब है कोई दो भुजा, कोई भी दो साइड और उनके बीच का कोण आपको पता है। त्रिभुज के अंदर कोई भी दो भुजा और उनके बीच का कोण आपको पता है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा ए सी, और बीच के एंगल के साथ साइन ले लो। बीच के एंगल के साथ क्या ले लो, साइन ले लो। तो आपका एरिया निकल आएगा त्रिभुज का। त्रिभुज का क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। ये पॉइंट है आपके लिए, थोड़ा सा हटके है ये वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को इसलिए बताया कि उसका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। फिर से समझ लो, त्रिभुज का मैंने क्या बोला, त्रिभुज का क्या है आपके पास, एक कोण पता है, और उस कोण से जो दो भुजाएं निकलती हैं, इस कोण से तो दो भुजाएं निकलती हैं, वो दोनों भुजाएं पता है, ऐसा बोल दो। ऐसा नहीं बोलना तो उल्टा कैसा बोलोगे कि कोई दो भुजा है उनके बीच का कोण है, कोई दो भुजा है उनके बीच का कोण है, कोई दो भुजा है उनके बीच का कोण है, या एक कोण है, उनसे जाने वाली दोनों भुजाओं की माप दोनों पता है। तो इन दोनों कंडीशन, मतलब कैसा भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही बात है। दोनों में मैंने एक ही चीज को बोला है। तो अगर बोला जाए कि त्रिभुज की कोई दो भुजा, उनके बीच का कोण अगर आपके पास है और मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होता है कितना, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा आर स्क्वायर, इनके बीच वाले कोण के साथ साइन ले लो तो साइन थीटा। तो ये ट्रायंगल वाले पोर्शन का भी एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ चार फॉर्मूले डिस्कस किए। एक तो क्या है, थीटा आर और एल में क्या रिलेशन होता है, एक इस चाप की लंबाई, इस सॉरी ए बी की लंबाई, किसकी लंबाई, ए बी जीवा की लंबाई, चाप की लंबाई तो एल जी है ही,
और इसके बाद सेक्टर का एरिया, मतलब इस पूरे सेक्टर वाले पार्ट का एरिया, और इसके बाद इस ट्रायंगल वाले भाग का एरिया, इस ट्रायंगल वाले भाग का एरिया हो गया आपका। चलिए, ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर होगा। इसी शॉट ले लो पहले टॉप लोग इसका। मुझे नहीं लगता है कि और जाना तो कुछ बताना पड़ेगा। पहले एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। हाँ, एक यार चीज तुम लोगों में मुझे लगता है और यूज होती है, आई थिंक है तुम्हारे में। हाँ, एक मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन और बताना है, क्योंकि इसका यूज है ग्रेड का। जैसे एंगल को मापने के लिए मैंने क्या बोला, एंगल के मात्रक में, मतलब मेजरमेंट में मैंने डिग्री का यूज कर दिया, मिनट का यूज कर दिया, सेकंड का यूज कर दिया, रेडियन का यूज कर दिया। कुछ क्वेश्चन में ग्रेड का यूज है। तो एक चीज याद रखो, वन राइट एंगल, एक समकोण, एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। एक समकोण में कितने ग्रेड होगा आपका, 100 ग्रेड होगा। इसका भी यूज हो जाता है। एक समकोण में 100 ग्रेड बोल दो, या ऐसा बोल दो 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग कि एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं। तो 100 ग्रेड होते हैं। एक समकोण में कितने ग्रेड होंगे आपके, 100 ग्रेड होगी। तो इसका भी यूज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, इतना तो आपका हो गया होगा और नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये सारी चीजें जो हमने बताई इनका प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजें वैसे सिलेबस में नहीं है। हमने बस तुम्हारी नॉलेज के लिए फॉर्मूले आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो इतना ही बहुत है आपके लिए कि कभी अगर कोई आपसे पूछता है तो आप लोग बता सकते हो। अगर फॉर्मूला वगैरह याद है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप लोग फॉर्मूले का यूज करके इन सारी चीजों को फाइंड कर सकते हो। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा चतुर्थांश और समझ लो, क्वाड्रेंट आप समझ लो। जैसे मान लो, वैसे मैंने बता ही दिया कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। इनिशियली में हम लोग एंगल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री से हम लोग एंगल स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री से जैसे ही मैं 90 डिग्री कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे आके पूरे 90 अंश कंप्लीट हो जाता है। तो एक 90 डिग्री कंप्लीट करने में एक चतुर्थांश खत्म हो जाता है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक जो होता है वो पहला चतुर्थांश चलता है। फिर 90 के बाद फिर अगले 90 तक, नेक्स्ट 90 तक आपका द्वितीय चतुर्थांश चलता है। नेक्स्ट 90 से फिर नेक्स्ट 90 तक आपका तृतीय चतुर्थांश चलता है। और नेक्स्ट 90 से लेके फिर अगले 90 तक आपका चौथा चतुर्थांश चलता है। तो जैसे कभी बोला जाए कि अगर कोई भी एंगल है तो वो कहाँ पे है, 0 से लेके 90 के बीच में है, तो मैं बोलूंगा कि वो पहले चतुर्थांश में है। कहाँ पे है, पहले चतुर्थांश में। अगर एंगल 90 से लेके 180 के बीच में है, तो मैं बोलूंगा वो दूसरे चतुर्थांश में है। किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में। अगर एंगल 180 से लेके 270 तक है, तो मैं बोलूंगा वो तीसरे चतुर्थांश में है। अगर कोई भी एंगल 270 से लेके 360 तक है, तो मैं बोलूंगा वो चौथे चतुर्थांश में है। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा होता है कि एंगल 360 से ऊपर भी निकल जाता है। तो अब डिपेंड करता है वो 360 से कितना ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो कोई एंगल है 390 अंश, तो 390 अंश का अगर कोई एंगल है, तो मैं बोलूंगा कि वो किस चतुर्थांश में है। अगर मैं पूछूं आपसे कि वो किस चतुर्थांश में है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि जैसे 360 से ऊपर की जब भी बात आती है, तो पहले तो मैं राउंड देखूंगा कितने कंप्लीट हुए। तो 390 में
360 का एक राउंड कंप्लीट किया प्लस का 30 और कंप्लीट किया। तो 360 का राउंड कंप्लीट करने पर वो अपनी पुरानी मतलब प्रारंभिक स्थिति में वापस चला गया। जब प्रारंभिक स्थिति में वापस चला गया तो फिर जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसका ही चतुर्थांश देखूंगा। जैसे 360 से ऊपर के बाद वाले ऊपर वाले एंगल के लिए अगर चतुर्थांश की बात की जाती है तो कुछ नहीं करना है, आपको तो दे देखना है कि 360 से वो कितना ऊपर गया। तो 360 से वो 30 अंश ऊपर गया, तो हम अब देखेंगे 30 अंश किस चतुर्थांश में आएगा। 30 अंश जिस चतुर्थांश में आएगा उसी चतुर्थांश में 390 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कितना कितना, यहाँ पे मैं बोलूँ सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे 470 या 480 डिग्री। तो 480 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 360 प्लस 120। अब 360 में तो एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर पूरा करने के बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में वापस आने के बाद वो 120 और चला। तो 120 चलने के लिए कहाँ पे चला जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, क्योंकि जो 120 है वो 90 और 180 के अंदर आता है। और 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सब द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 480 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ 750, तो 750 में मैं देखूंगा कि 360 के कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं, तो दो, क्योंकि 750 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 360 प्लस 30, क्योंकि 2 का 360 में मल्टीपल करोगे तो 720 हो जाएगा। तो ये तो दो राउंड पूरे हुए, पहला राउंड और दूसरा राउंड। जब दो राउंड पूरे कर लिए तो वो प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया। जब वो प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया उसके बाद उसने 30 डिग्री का सफर और किया। तो 30 डिग्री का सफर करके कहाँ पहुंच गया, प्रथम चतुर्थांश में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 750 की जब बात आएगी तो इसका मतलब हो जाएगा हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए कोई दिक्कत हो तो। एक बार ओवरव्यू लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो मैंने एंगल के बारे में डिस्कशन किया, तो मैंने दो टाइप के आपको एंगल बताए, एक मैंने आपको पॉजिटिव एंगल बताया और एक निगेटिव एंगल बताया। मैंने बताया कि घड़ी की चलने की दिशा में हम चलेंगे, जिस ओर घड़ी जाती है तो उस ओर एंगल निगेटिव होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे तो एंगल पॉजिटिव होता है। ऐसे समझ नहीं आता तो मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस से ऊपर अगर एंगल लोगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर एंगल नापोगे तो निगेटिव होगा। एंगल को नापने के बाद एंगल के मैंने मात्रक के बारे में डिस्कस किया। जैसे एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं, इन सब बारे में डिस्कस किया। इन सब के डिस्कशन के बाद फिर मैंने थोड़ा सा सेक्टर वाला पोर्शन उठाया कि मान लो एक वृत्त खंड है, वृत्त का एक छोटा सा भाग निकाला जिसमें चाप की लंबाई मैंने एल ली, त्रिज्या की लंबाई मैंने आर ली, और वृत्त खंड के बीच का जो कोण था उसको मैंने थीटा लिया। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में फॉर्मूला केवल वृत्त खंड की त्रिज्या, वृत्त खंड के चाप और एंगल के बीच में रिलेशन है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। और यहाँ पे जो वृत्त खंड में मैंने थीटा लिया वो रेडियन में लिया है। खैर मैंने इसमें दो तीन फॉर्मूले आपके साथ और ऐड कर दिए कि जो जीवा है, जो ए बी को मिलाने वाली जीवा है उसकी लंबाई कैसे निकालोगे, वृत्त खंड का एरिया कैसे निकालोगे, वृत्त खंड में जो त्रिज्याकार भाग है उसका एरिया कैसे निकालोगे, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन कहाँ से लेके कहाँ तक का डिग्री वाला एंगल किस चतुर्थांश में रहता है। तो 0 से लेके 90 तक का पहला चतुर्थांश, 90 से 180 तक दूसरा चतुर्थांश, 180 से लेके 270 तक तीसरा चतुर्थांश, और 270 से लेके 370 तक चौथा चतुर्थांश। उसके बाद फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ बोलो कि सर 360 में तो चार चतुर्थांश पूरे हो गए, 30 और चला तो पांचवा चतुर्थांश हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। 30 जो हुआ वो फिर से पहले में चला गया है, तो पहले में चला गया तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके हम लोग जाते हैं। तो अभी तो मैंने केवल आपके साथ बेसिक बेसिक डिस्कस किया है। तो इस बेसिक बेसिक को पहले तो आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इस बेसिक बेसिक से आपकी पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।